हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की पैडागोगी की नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हमें बताना है शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में बताना है कि शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती है, शिक्षण की अवस्थाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अवस्थाएं या हम इनको क्या कह सकते हैं, शिक्षण के चरण कह सकते हैं या शिक्षण के स्टेप कहा जाता है। शिक्षण यानी टीचिंग हम किन किन स्टेप में पढ़ाते हैं, टीचिंग की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, शिक्षण सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है। एक मिनट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण टीचिंग क्या होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी हम जो कुछ सीखते हैं वो क्या समाज में रह के सीखते हैं, जिसमें क्या होता है एक अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। एक अनुभवी व्यक्ति, जैसे कि टीचर क्या होता है, टीचर क्या है, स्टूडेंट को क्या कर है, नॉलेज देता है। तो टीचर के पास क्या होता है, अनुभव होता है, किसका, ज्ञान का अनुभव होता है, व्यवहार का अनुभव होता है। वो क्या उस अनुभव के किसको देता है, अपने स्टूडेंट को कहता है। तो टीचिंग क्या है, जिसमें क्या होता है एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभव व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति को क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा शिक्षण में होता क्या है। ठीक है, एक मिनट, शिक्षण के द्वारा क्या होता है, अच्छा ठीक है, शिक्षण में क्या होता है, जब शिक्षण टीचिंग कराई जाती है तो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। जैसे मानो कि अगर हम फिजिकल की बात करें तो मानो कि बच्चे को लॉन्ग जंप मारना नहीं आता है, तो एक अनुभवी व्यक्ति क्या होगा, जो उसका टीचर होगा या इंस्ट्रक्टर होगा, वो क्या करता है, बच्चे को लॉन्ग जंप कैसे मारनी है ये बताता है। फिर बच्चा लॉन्ग जंप मारना सीख गया, जब वो लॉन्ग जंप मारना सीख गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होना है। तो शिक्षण के द्वारा क्या होता है, शिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसका विकास होता है। ठीक है, उसका विकास होता है। शिक्षण की क्रियाओं, एक मिनट, शिक्षण की क्रियाओं के द्वारा छात्रों को सीखने में मदद, जो शिक्षण टीचिंग के द्वारा हम जो भी क्रियाएं करते हैं उससे क्या करते हैं, छात्र को, जो स्टूडेंट होते हैं उनको सीखने में क्या होती हैं, हेल्प होती है। यहाँ से लिख सकते हैं शिक्षण की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, या शिक्षण की क्रियाओं का विश्लेषण द्वारा 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया शिक्षण की पूर्व अवस्था, यानी जब एक शिक्षण मतलब जब हम टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग हम क्लास में करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिसीजन, जब हम टीचिंग कराते हैं तो हम उससे पहले डिसीजन लेते हैं कि हम बच्चों को क्यों टीचिंग करा रहे हैं, हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो वो सब जब हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं तो वो क्या होती है, शिक्षण की पूर्व अवस्था के, शिक्षण से पहले हम वो सब सोच रहे होते हैं। तो एक क्या होती है, शिक्षण की पूर्व अवस्था, जो हम पढ़ाने से पहले जो क्रियाएं करते हैं। एक शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था, जब हम रियल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब रियल में टीचिंग कर रहे होते हैं। एक होती है शिक्षण के बाद, हमने पढ़ाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है, जिसमें बच्चे को अलग अलग प्रकार से हम क्या क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो वो क्या होगी, शिक्षण के बाद की अवस्था होगी, जिसमें हम बच्चे का एक तरह से क्या कर रहे होते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब हम इन तीनों अवस्थाओं के एक एक करके जानेंगे कि ये अवस्थाएं होती क्या हैं। सबसे पहली अवस्था है शिक्षण की पूर्व अवस्था, यानी शिक्षण से पहले की अवस्था। इस अवस्था में शिक्षण के लिए योजना बनाई जाती है। इस अवस्था में क्या जाता है, टीचिंग के लिए प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, कक्षा में पढ़ाने से पहले अध्यापक जो भी कार्य करता है वह इस अवस्था में आता है। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में पाठ्य योजना बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अवस्था में क्या किया जाता है, पाठ्य योजना बनाई जाती है। पाठ्य योजना क्या होती है, पाठ्य योजना मतलब एक नोट्स तैयार किया जाता है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ ये नहीं किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, कब हम
सर्वदृश्य सामग्री का यूज करेंगे, या हम बोलते हैं सहायक सामग्री का यूज करेंगे, या ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे। तो ये सब हम क्या करते हैं, पहले से तय करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारी पाठ योजना होती है। ठीक है, इस अवस्था में इसमें क्या है, पाठ योजना बनाई जाती है, एक योजना तैयार की जाती है, इसलिए इसको क्या योजना अवस्था, या इसमें तैयारी की जाती है पढ़ाने की, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तैयारी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में कुछ कार्य होते हैं जो हम करते हैं। इस अवस्था में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया जाता है। हम क्या क्या क्रिया इस अवस्था में करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे कार्य का कोई ना कोई मकसद होता है। बिना मकसद के हम कोई भी काम नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस मकसद को, उस उद्देश्य का निर्धारित करते हैं। टीचिंग में भी हम यही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य को देखते हैं कि हम क्यों टीचिंग करा रहे हैं। जब हम उद्देश्य डिसाइड कर देते हैं हम क्यों टीचिंग करा रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या पढ़ाना है वो सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। हमने मतलब हमें क्या पढ़ाना है विद्यार्थी को, ये चयन करते हैं। ठीक है, पाठ्य सामग्री का चयन कर दिया तो अब हम ये देखते हैं कि जो पाठ्य सामग्री हमने पढ़ाना है उन क्या क्या पढ़ाना है उनको हम क्रमबद्ध करते हैं, उसको सीक्वेंस वाइज लगाते हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, कब पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, इस तरह से हम उसे एक क्रम में लगा देते हैं। अब हमने ये देख लिया क्या पढ़ाना है, उसको सीक्वेंस निर्धारित कर दिया कि पहले क्या, बाद में क्या, लास्ट में क्या पढ़ाना है। अब हम ये देखते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या टेक्निक और क्या टैक्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो हम शिक्षण की कुछ युक्ति और प्रविधियों, युक्ति मतलब टेक्निक और टैक्टिक्स। टेक्निक मतलब एक बड़ी योजना, माना कि हम लेक्चर मेथड यूज़ करें। टैक्टिक्स मतलब उस लेक्चर मेथड में हम छोटी कब हम अपने टोन पे जोर दे रहे हैं, कब स्लो कर रहे हैं, कब फास्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, टैक्टिक्स हो गए। वो क्या हो गया, प्रविधियाँ हो गया और युक्तियाँ हो गई। इन दोनों में संबंध है क्या, युक्ति मतलब पढ़ी, और उसके अंदर हम जो छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं वो क्या होगी, हमारी प्रविधियाँ होगी। ठीक है, तो हमें सामग्री को पढ़ाने के लिए, हमें पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए उसके बाद क्या करते हैं, युक्ति और प्रविधियों का चुनाव करते हैं। जब हम युक्ति और प्रविधियों का चुनाव करते हैं तो हम उसका विस्तार करते हैं, मतलब हम उसे डिटेल से हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हम कब, किस समय कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे, कौन से साधन को यूज़ करेंगे, मतलब कब क्वेश्चन पूछेंगे, कब हम भाषण देंगे, कब सैमपट का यूज़ करेंगे, ये सब हम क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। तो ये सब क्रियाएं कहाँ आती है, शिक्षण की पूर्व अवस्था में आते हैं। हम पढ़ाने से पहले ये सब चीज़ें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम कब क्या कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक एक को देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने में हम क्या करते हैं, अध्यापक सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करता है। इसमें वह निर्धारित करने के लिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रयोग करता है। ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने हम उद्देश्यों को कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए एक टैक्सोनॉमी दिया था। तो इसी को हम क्या करते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसमें उद्देश्य निर्धारित करने में विद्यार्थी के प्रारंभिक व्यवहार और अंतिम व्यवहार को ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है उसके हिसाब से हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उद्देश्य निर्धारित हो गया तो हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। ठीक है, पाठ्य सामग्री का चयन हो गया। अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाए जाने वाली पाठ्य सामग्री का चयन करता है। पाठ्य सामग्री मतलब जो हमें पढ़ाना है, जो चैप्टर पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, पाठ्य सामग्री चयन करके उसका विश्लेषण करता है। मतलब विश्लेषण मतलब पाठ्य सामग्री की भाषा कैसे, उसमें कौन से कठिन वर्ड है, क्या बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है, तो उसका विश्लेषण करते हैं। और उसका ज़्यादा ध्यान क्या होता है, अध्यापक का ज़्यादा ध्यान निदानात्मक पक्ष पर होते हैं। जो चैप्टर में टफ वर्ड है, जो बच्चे को समझ नहीं आ रही है, उनको निदान करना मतलब उनका उपचार करना कि वो बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, इसके लिए पाठ्य सामग्री को चयन करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है, किन बातों के आधार पर हम अपनी पाठ्य सामग्री का चयन करेंगे। तो पहला है कि ये देखना चाहिए कि जो हम पाठ्य सामग्री, जो पाठ्यक्रम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, तो हम उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। दूसरे हम छात्र के पूर्व व्यवहार को ध्यान रखते हैं कि उसका पूर्व व्यवहार मतलब उसका पहला नॉलेज के, माना हम छात्र को एनर्जी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसका एनर्जी को लेके
पहले पुराना ज्ञान कैसा है, पूर्व ज्ञान कैसा है, ऐसा ना हो कि उसका पूर्व ज्ञान उसमें नील है और हम उसको बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम पहले उसके पूर्व नॉलेज को भी हम उसको ध्यान में रखना चाहिए, उस हिसाब से हम अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हैं और उसके हिसाब से उस उद्देश्य के आधार पर हम फिर क्या करते हैं, अपने पाठ्य सामग्री का चयन करते हैं। ठीक है। और छात्रों के स्तर पर क्या आवश्यकता है, छात्र जिस स्तर मतलब तीसरी कक्षा का बच्चा है और हमें इनसे एनर्जी टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें पता होनी चाहिए कि इस लेवल पे हमें कितनी नॉलेज बच्चे को देनी। एक बच्चा 11वीं कक्षा में है, उसका स्तर 11वीं कक्षा का है, अब हमें उसमें फिर से हम एनर्जी टॉपिक पढ़ाने हैं, तो हमें वहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम किस लेवल का उसे पढ़ाना है। तो इसमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब हम अपने सिलेबस या पाठ्यक्रम का चयन करते हैं। ठीक है। एक तो क्या, जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या आवश्यकता है, बच्चे का पूर्व नॉलेज कैसा है या पूर्व व्यवहार कैसा है, दूसरा जो बच्चे जिस स्टेज में है उसमें उसकी क्या आवश्यकता है, क्या उसको पढ़ाया जाना चाहिए, कितना पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सब हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये सब हम ध्यान में रखते हैं जब बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है। 1 मिनट। अगला है पाठ्य सामग्री को जो हमने चयन कर दिया, अब हम उसके क्या, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस से लगाते हैं। पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, शिक्षण में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके तत्वों को उचित क्रम में व्यवस्थित, उसमें जो भी पॉइंट है उनको एक सही क्रम में लगाया जाता है। पाठ्य वस्तु छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अध्यापक अपने प्रस्तुतिकरण की समुचित शिक्षा का व्यूहरचना का चयन करते हैं। जैसा पाठ्य वस्तु तथा छात्रों के स्तर, पाठ्य वस्तु कैसी है, कितनी टफ है, किस तरह से बच्चों को समझ में आ सकता है, और बच्चों का स्टैंडर्ड को देखिए कि बच्चे किस बेस पे इसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उसके आधार पर जो टीचर होता है वो प्रस्तुतिकरण करता है, यानी अपने लेक्चर को डिलीवर करता है, अपने लेक्चर को पढ़ाता है। ठीक है। या प्रेजेंट करता है के लिए कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके लिए एक व्यूह रचना, एक क्या है, एक टेक्निक तैयार करता है कि किस तरह से वो करेगा। ये सब इन सब का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। शिक्षण की युक्ति का चयन में शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि विधि में पाठ्यक्रम का चयन, अब से पढ़ाना है तो वो कुछ क्या करेगा, टेक्निक अपनाएगा, कुछ युक्तियाँ अपनाएंगे, और उन युक्ति किसके बेस पे अपनाता है, जो उद्देश्य उसने डिसाइड करा है, जिस प्रकार का उद्देश्य होगा उस हिसाब से उसकी युक्तियाँ भी चयन होगी। और विधियाँ किस विधि द्वारा पढ़ाएगा, जैसे उसका पाठ्यक्रम होगा, जिस हिसाब से उसके पाठ्यक्रम होगा, यानी जिस हिसाब से उसकी जो टॉपिक है उसके आधार पर वो क्या करेगा, अपनी विधि को चुनेगा। अगर उसका टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, तो एक्सपेरिमेंट विधि को अपनाएगा। अगर उसका टॉपिक ऐसा है जिसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अपनाएगा। तो इस तरह से उसके जो मेथड है वो उसकी विधि के अनुसार चेंज होते हैं, और उसकी जो युक्तियाँ हैं वो क्या होंगे, उसके उद्देश्य के हिसाब से क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब क्या होगी, शिक्षण की युक्तियों को क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में लगा दिया। अब क्या उनको पढ़ाने के लिए युक्ति और प्रविधि का चयन करना है। उद्देश्य के निर्धारित करके पाठ्य सामग्री का चयन करके उसके उचित क्रम में व्यवस्थित करके अध्यापक पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त विधि का चयन करता है इसमें, और उपयुक्त युक्ति के चयन के लिए क्या करता है, उद्देश्यों को महत्व दिया जाती है, उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ये पॉइंट ऊपर भी लिखा है, आप ऊपर ना लिख के इसको यहीं पे लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है पेपर में। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है शिक्षण की युक्तियों का विस्तार। शिक्षण की युक्तियों का विस्तार मतलब ये है कि जो टेक्निक वो अपनाएगा उसके बारे में डिटेल से सोचना कि कब उसने क्या चीज़ करनी है, किस सामान का यूज़ करना है, किस सामान का यूज़ नहीं करना है, कब पर्सन पूछना, तो वो क्या विस्तार और डिटेल से उसके बारे में सोचना मतलब। ठीक है। शिक्षण की युक्तियों का विस्तार। अध्यापक केवल शिक्षण व्यूहरचना यानी शिक्षण में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इतना ही नहीं सोचता है, का चयन नहीं करता है, बल्कि वो यह निर्णय भी लेता है कि कक्षा में किस समय किस युक्ति व साधन का प्रयोग, किस समय किस युक्ति किस विधि युक्ति का यूज़ करेगा, किस साधन का यूज़, साधन मतलब जैसे कब चार्ट का यूज़ करना है, कब ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, या कब आपके एक्सपेरिमेंट यूज़ करने हैं। ठीक है। साधन का यूज़ करना है कैसे, जैसे कब प्रश्न पूछना है, कब भाषण देना है, कब सैमपट का यूज़ करना है, तो ये सब भी निर्णय वो लेता है। इस प्रकार शिक्षण की इन क्रियाओं को प्रथम अवस्था में ही निर्धारण, शिक्षण की ये जो सब क्रिया हैं वो कहाँ होती हैं, प्रथम अवस्था में ही इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की पहली अवस्था होगी शिक्षण पूर्व अवस्था। शिक्षण की दूसरी अवस्था शिक्षण की अंतः क्रिया अवस्था है, मतलब जब रियल में शिक्षण
होता है। उसको क्या कहते हैं, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था कहा जाता है। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, इसको आप हेडिंग बना के लिखिए। इसमें बुक में बेसिक नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको इसको हेडिंग बनाना है। जैसे पहले वाला बनाया गया शिक्षण की पूर्व अवस्था, वैसे ही दूसरा हेडिंग होगा शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था वास्तविक कक्षा अवस्था होती है। रियल जहाँ पे हम टीचिंग करते हैं वो ये इसी अवस्था में टीचिंग होती है। इससे पूर्व अवस्था में, इसके बाद की अवस्था में कोई टीचिंग नहीं, उसमें बस टीचिंग की तैयारी होती है। बाद में टीचिंग जो कराया है उसका हम देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें वास्तविक कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था होता है। यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की लिख सकते हैं, इसमें की अंतःक्रिया अवस्था है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के सभी क्रियाएं शामिल, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पढ़ाने की जो पढ़ाते समय जो क्रियाएं वो सब किसमें शामिल होती हैं, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में शामिल होता है। ठीक है, अंतःक्रिया अवस्था में निम्न कार्य व क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कक्षा का आकार देखते हैं, कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा कक्षा है, कक्षा के आकार की अनुभूति करता है कि कितनी बड़ी क्लास है। ठीक है, दूसरे वो छात्र को देखता है कि छात्रों को क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके आधार पर वो क्या करता है, छात्रों का निदान करता है। छात्रों के निदान के बाद वो क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब कुछ बातें, कुछ विचार अध्यापक प्रस्तुत करेगा, फिर कुछ विचार बच्चे प्रस्तुत करते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया कक्षा में होती है। इसके लिए निम्न बातों को शामिल किया, उद्दीपन का चयन करना, प्रस्तुतिकरण करना, युक्तियों का प्रयोग करना और विस्तार करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर ये सब आगे डिटेल्स हैं तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट आप वेट कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, कक्षा के आकार का अनुबंध किस में आ रहा है, ये सेकेंड पॉइंट है कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया का। पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का पहला पॉइंट है कक्षा के आकार की अनुभूति करना। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश कर, सबसे पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। अध्यापक का कक्षा में प्रवेश करने पर पहले कार्य कक्षा की स्थिति को भांपना है कि कक्षा कितनी बड़ी है, छोटी है, ये सब देखना। उसके बाद वे कक्षा के आकार को देखते हुए विद्यार्थियों पर नज़र डालता है, कक्षा के वातावरण को समझता है, कक्षा में जाता है, उसका स्थिति भांपने का कोशिश करना, कक्षा का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो विद्यार्थी वो कैसे हैं, उनका स्तर कैसा है, ये सब पता लगाने की कोशिश क्या करता है, टीचर करता है कक्षा में जाते हैं। तो इसको कहते हैं कक्षा के आकार की अनुभूति करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं, जब वो कक्षा में प्रवेश कर जाता है, स्टूडेंट से उसका इंटरेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको निदान करने की कोशिश करता है, उनको निपटाने की या उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो छात्रों का निदान करता है। ठीक है, कक्षा के आकार की अनुभूति के बाद अध्यापक यह जांचता है कि छात्र का स्तर क्या है, उनका पूर्व ज्ञान कितना है, उनका नॉलेज कितना है, विषय के बारे में उनका ज्ञान कितना है। अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि और बुद्धि को भी जांचने की कोशिश करते हैं कि जो छात्र है उनकी किस सब्जेक्ट में कैसी रुचि है, उनकी जो मेंटल स्टेज में बुद्धि है वो कितनी है ना। सामान्य विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, ये क्या है, कमज़ोर विद्यार्थी हैं। तो ये सब जानने की कोशिश करता है। उसके आधार पर वो विद्यार्थियों का क्या करता है, निदान करता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, अनुक्रिया एंड स्वपक्रिया, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षण के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में, शिक्षण के अंतर्गत हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनको दो भागों में बांटा गया, जिसको एक को हम स्वपक्रियाएं, दूसरे को क्या करते हैं, अनुक्रियाएं करते हैं। स्वपक्रिया मतलब इमिटेशन करना, जैसे किसी ने बोला उसके पीछे पीछे दूसरा बोल, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, अगर हम छोटे बच्चे के सामने कुछ बोलते हैं तो वो हमारी चीज़ों के दोहराने की कोशिश करता है, तो उससे क्या कहते हैं, इमिटेशन करना, यानी किसी की नकल करना। ठीक है, और दूसरा हो गया अनुक्रिया करना या रिस्पॉन्स करना, जैसे किसी ने कुछ बोला तो उसका उत्तर देने से, जैसे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, अनुक्रिया करना। जैसे टीचर ने आगे जैसे मतलब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है ना, टेबल पढ़ा रहा है, तो कक्षा में टीचर ने बोला 2 = 2, उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं 2 = 2, तो वो क्या हो गया, स्वपक्रिया या इमिटेशन हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, ये दोनों क्रियाएं छात्र और अध्यापक के बीच में, जो स्वपक्रिया अनुक्रिया हैं किसके बीच में होती है, छात्र और अध्यापक के बीच में होती हैं। ये शाब्दिक कि अंतःक्रिया कहा जाता है। इसके शब्दों के माध्यम से होते, क्या होता है, टीचर बोलेगा,
टीचर बोलेंगे बच्चे सुनते हैं, फिर बच्चे बोलेंगे टीचर सुनता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शाब्दिक अंतः। अंतः क्रिया का मतलब होता है, अंतः क्रिया आप बार बार देख रहे होंगे, तो अंतः क्रिया का मतलब होता है जब दो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, दोनों लोग आपस में बातचीत करें, तो उसको क्या कहा जाता है, अंतः क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और जब शब्दों के माध्यम से होता है शाब्दिक अंतः क्रिया। अगर इशारों में कोई बातें करे तो क्या होगी, अशाब्दिक अंतः क्रिया होगी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जरूर के सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, उसमें अपने डाउट को मैं बता दूँगी। जब अध्यापक और विद्यार्थी अपने विचार प्रकट करते हैं तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में इसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। जब विद्यार्थी और जो टीचर हो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसको चीज़ पढ़ा रहा है, कोई चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रहे हैं, तो टीचर और अध्यापक जो भी बातें करते हैं तो उसी अंतःक्रिया अवस्था में या टीचिंग में हम उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे साइंस में होता है ना प्रतिक्रिया, होता है ना अनुक्रिया प्रतिक्रिया, तो वैसे ही जैसे टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट उसके सुन के उसके बारे में उसके अगेंस्ट या उसके पक्ष में कुछ बोलता है, तो वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया करना है। तो मतलब उनके जो भी विचार हैं उसको हम टीचिंग में प्रतिक्रिया कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया कहते हैं, इसके लिए शिक्षण की निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं। प्रतिक्रिया में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, इसमें 2 क्रियाएँ होती हैं, जिसमें एक आप कह सकते हैं कक्षा में परिस्थिति उत्पन्न होने के तुरंत बाद उपयुक्त प्रेरक का चयन करना। हम कक्षा में गए, कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि हमें अब पढ़ाना है, तो बच्चों के दिमाग में आए कि पढ़ना है, लेकिन हम उसके बाद क्या हमें एक ऐसा प्रेरक चुनना होता है, एक ऐसा मोटर या ऐसा ड्राइवर चुनना होता है जो उस इच्छा को, जो उस उत्पन्न परिस्थिति को कंटिन्यू बना के रखे। ऐसा ना हो कि 5 मिनट के लिए बच्चे तैयार हो गए कि मुझे पढ़ना है, बट 5 मिनट बाद बच्चों का ध्यान भटक गया, अब वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर उत्पन्न हो जाती कोई परिस्थिति, बच्चे पढ़ना की इच्छा उनमें जागृत होते, तो उसे कंटिन्यू बनाने के लिए हम कोई उपयुक्त प्रेरक को चुनते। प्रेरक मतलब ड्राइवर होता है जो उस इच्छा को कंटिन्यू बना के रखे। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षक की अपेक्षित क्रियाएं या परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती, जिसके द्वारा क्या है, जो शिक्षण, जब हमने शिक्षण मतलब समझ लो टीचिंग कराना, जिसे हम टीचिंग बोलते हैं, जब पढ़ाना। ठीक है, शिक्षण की अपेक्षित क्रियाएं जो हम कराना चाहते, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो परिस्थिति है, उसको उत्पन्न की जा सकते हैं या उसको कंटिन्यू बनाया जा सके। ठीक है, दूसरा होता है अंतःक्रिया अवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया को 2 भागों में। अंतःक्रिया मतलब जो जब उस दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ बातें टीचर बोलता है, फिर स्टूडेंट सुनता है, उसके अगेंस्ट कुछ बातें की गई, उसके पक्ष में कुछ बातें करते हैं, वो क्या अंतःक्रिया हो गए। तो इस अंतःक्रिया को 2 भागों में बांट, या शाब्दिक हो सकती है या अशाब्दिक हो सकती है। टीचर शब्दों के माध्यम से आपस में बातें कर सकते हैं, या कहीं पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अशाब्दिक होती है। ये इशारों में कोई चीज़ समझा दी, वो क्या हो गया, अशाब्दिक हो गया, है ना। जैसे कि अगर मूक बच्चे हैं जो कह सुन नहीं सकते, तो उनमें अंतःक्रिया कैसे होगी, उसमें हमेशा अशाब्दिक रूप से अंतःक्रिया होती है। लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो अंतःक्रिया होती है वो शाब्दिक होती है, कहीं कहीं पे अशाब्दिक अंतःक्रिया भी होती है। तो इसलिए जो अंतःक्रिया है वो कितनी है, 2 प्रकार की होती है। उसके 2 प्रकार की होती है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। में शाब्दिक अंतःक्रिया महत्व, इन दोनों में से शाब्दिक अंतःक्रिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है या ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अंतःक्रिया होगी, उन्होंने सब कुछ चुन लिया। अब क्या है, अब टीचर को क्लास में जाके रियल में पढ़ाना है, तो इसको हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुतिकरण करना जब रियल में पढ़ाई हो रही है, अभी तक रियल में पढ़ाई नहीं हुई थी, अभी वो अंतःक्रिया गया, क्लास में गया था, उसने क्लास को भांपा था, बच्चों का निदान करने की कोशिश करी थी, अब जाके वो रियल में पढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अध्यापक कक्षा में पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करता है वह पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए सर्व दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। अब वो जो भी जा रहा है, जो भी उसे पढ़ाना, जो भी उसने पाठ्य सामग्री चुनी थी, उसको जाएगा क्लास में पढ़ाएगा, और पढ़ाते समय वो कुछ सर्व दृश्य सामग्री का प्रयोग कर। सर्व दृश्य सामग्री समझ रहे हैं, सर्व मतलब जिसे सुना, सर्वे मतलब जिसे सुना जा सके, दृश्य मतलब जिसे देखा जा सके। ऐसी सामग्री, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तु जिसको सुना जा सके या देखा जा सकते हैं, और उससे क्या लर्निंग हो, उससे अधिगम हो, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण में सर्व दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि
प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगी, दृश्य सामग्री होगी, है ना। जैसे हम रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और उससे हमें अधिगम होता है वो श्रव्य सामग्री होगी। जैसे टेलीविजन, वो श्रव्य दृश्य दोनों के अंदर आएगी, उससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ऐसे बहुत सारी सामग्री का यूज करके जो टीचर होता है वो प्रस्तुतिकरण करता है या अपने जो भी उसका चैप्टर है, जो भी उसका टॉपिक है उसका प्रस्तुतिकरण करता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रस्तुतिकरण कर देता है तो उसके बाद उससे जानना होता है कि जो उसने पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, उसका मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन के आधार पर वो क्या है, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन देता है। पुनर्बलन मतलब उसको शाबाशी देना, और प्रतिपुष्टि मतलब उसे फीडबैक देना कि आपने क्या करा, किस तरह से करना था, सही किया या नहीं किया, ठीक है। प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन दो महत्वपूर्ण क्रिया हैं। प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि में फीडबैक, जब बच्चे को ये बताया जाता है कि आपने ये क्रिया करी है, इसमें आपको इस तरह से करना था, ठीक है। और पुनर्बलन मतलब कि आपने सही करा, नहीं करा, अच्छा है, बेकार है ना। तो इस तरह से ये पुनर्बलन हो जाए। हम उसे शाबाशी देते हैं या हम उसे डांट देते हैं तो वो क्या हो गया, पुनर्बलन हो गया। आ रही है बात समझ में? तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन दो महत्वपूर्ण क्रिया हैं। प्रतिपुष्टि का तात्पर्य है विद्यार्थी को निष्पादन के बारे में सूचना प्रदान करना। निष्पादन मतलब जो क्रिया विद्यार्थी कर रहा है उसको क्या कहेंगे, निष्पादन करना। तो प्रतिपुष्टि का मतलब है विद्यार्थी को यह बताना है कि आपने क्या करना है, निष्पादन के बारे में उनको सूचना प्रदान करना, ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन, वो कोई क्रिया करेगा तो उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन हुआ मतलब उसकी क्या हुई, लर्निंग हुई है, उसका अधिगम हुआ। प्रतिपुष्टि को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शाब्दिक और अशाब्दिक। हम उसको दो तरह से बता सकते हैं, शाब्दिक या शाब्दिक, इशारों में बता सकते हैं या हम उसे बोल के बता सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला, अध्यापक प्रतिपुष्टि के साथ पुनर्बलन का भी प्रयोग करता है। जब प्रतिपुष्टि करता है तो उसके साथ साथ में पुनर्बलन भी करता है। क्यों? पुनर्बलन करने से क्या होता है, बच्चे में उत्साहित होता है और वो काम को, अगर हम उसे धनात्मक दे रहे हैं, अच्छा पुनर्बलन दे रहे हैं तो उसको तेजी से करता है। लेकिन वहीं अगर हम उसको डांट को, इसने गलत काम, हम उसको डांट देते हैं तो उससे दोबारा करने से उसे डर लगती है, वो दोबारा करने से रुकता है, दोबारा नहीं करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब भी हम उसे प्रतिपुष्टि करते हैं, कोई काम करने को कहते हैं, उसके साथ साथ पुनर्बलन देना भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अध्यापक प्रतिपुष्टि के साथ साथ पुनर्बलन का भी प्रयोग करता है। पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है, जिसमें आपका धनात्मक पुनर्बलन होता है। धनात्मक मतलब जब हम क्या होते, बच्चे की प्रशंसा करें, उसको पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन। इससे क्या होता है, उसके जो कार्य वो करता है उसको, उसके करने की संभावना बढ़ जाती है, वो और जल्दी से ज़्यादा, इच्छा से ज़्यादा ध्यान से उस काम को करता है, ठीक है। इसमें प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। कब? धनात्मक पुनर्बलन। दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लिखना, ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन का मतलब है जब हम उसको डांटते हैं, दंड देते हैं, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। और इसमें उसकी प्रतिक्रियाओं की संभावना क्या होती है, घट जाती हैं। आप जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के शिक्षण की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना। शिक्षण क्यों कराए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि व्यवहार में परिवर्तन मतलब अधिगम होना, उसे लर्निंग को, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन हो। इसकी प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन के द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन। अगर हम बच्चे को ढंग से प्रतिपुष्टि करें और ढंग से उसका पुनर्बलन दें तो उसके व्यवहार में वांछनीय पर जो हम जिस प्रकार का परिवर्तन हम चाहते हैं उस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। और उस परिवर्तन होने की जो स्पीड है, जो समय है, वो कम लगता है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अब लास्ट अवस्था आ जाती है। शिक्षण की दो अवस्था हमने पढ़ ली। पहली कौन थी, शिक्षण की पूर्व अवस्था। दूसरी कौन थी, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। अब लास्ट अवस्था है शिक्षण के बाद की अवस्था। जब हमने टीचिंग करा ली, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने टीचिंग कराई है, जो बच्चे को पढ़ाया है, उसमें बच्चे को समझ आया है या नहीं आया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। शिक्षण के बाद की अवस्था मूल्यांकन से संबंधित होती है। इस अवस्था को मूल्यांकन अवस्था भी कहते हैं। इसमें हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चे का टेस्ट ले रही है, तो इसलिए इसको मूल्यांकन अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अध्यापक विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए निम्न
विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हम बच्चे का अगर टेस्ट लेते हैं तो कैसे करते हैं, मूल्यांकन करेंगे तो उसके लिए हम बच्चे से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और विद्यार्थी जिस प्रकार के आंसर देते हैं उस हिसाब से हम के अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी को कितना समझ आ रहा है, हमारा टीचिंग कितना सफल रहा है या असफल रहा है। ठीक है, इस अवस्था में निम्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप में परिभाषित करना। अगर हम शिक्षण कराएंगे, टीचिंग कराएंगे तो विद्यार्थी के व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, मतलब विद्यार्थी ने कुछ सीखा होगा और उसको हमने क्या परिभाषित करना, ढंग से बताना है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और किस तरह से सीखा है। ठीक है, अध्यापक व्यवहार परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। पहले तो अध्यापक यह बताता है कि व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार का, उसे स्पष्ट करता है, जिससे हम मापदंड व्यवहार कहते हैं। ठीक है, इसमें अध्यापक विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार की अपेक्षित व्यवहार से तुलना करते हैं। जैसे बच्चे का व्यवहार है, उसका जैसे व्यवहार वो चाहता था, उन दोनों के आपस में तुलना करके मूल्यांकन करता है कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है या उसने कितना सीखा है। जहाँ पे भी व्यवहार में परिवर्तन की बात है, आप अपने दिमाग में सोच ले, मतलब किसकी बात हो, लर्निंग की बात, उसने कितना लर्न किया है, या लर्निंग को क्या कहते हैं और टीचिंग में बोले तो उसे अधिगम कहा जाता है, या उसने कितना अधिगम किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन की उपयुक्त परिविधि का चयन कर। हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक ढंग की विधि का चुनना होता है, तो हम क्या कहते हैं, उपयुक्त जो सही परिविधि है उसका चयन करते हैं। अध्यापक विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परिविधि का चयन करते हैं, एक अच्छी विधि चुनते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग किया जाए। परिविधि मतलब मूल्यांकन कैसे करेंगे, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं की जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, क्यों, ताकि विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन, उसके शारीरिक, बौद्धिक, है ना, सामाजिक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए जिस पक्ष का हमें मूल्यांकन करना होगा उस हिसाब से हम उसकी परीक्षाओं का यूज करते हैं। तो परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है जिसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण विधि और नीति में पर्याप्त परिवर्तन करना। हमने बच्चों का मूल्यांकन किया, हमें वहाँ से जो भी साक्ष्य, जो भी हमें रिजल्ट मिला है उसके आधार पर हम अपनी शिक्षण विधि, हमारी जो भी नीति है उनमें चेंज करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव मिला है, बच्चे ने सीखा है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि हमने जो विधि अपनाई है वो सही है। लेकिन वहीं अगर क्या होता है कि बच्चे ने नहीं सीखा है ना, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो टीचिंग मेथड है वो सही नहीं थी, तो हमें अपने टीचिंग मेथड, अपनी जो नीति है उसमें क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के परिणाम, मूल्यांकन से विद्यार्थी के जो भी परिणाम निकले, जो भी उसने उत्तर दिया, जो भी उसका अंक हमें प्राप्त हुए, अध्यापक अपनी शिक्षण युक्तियों के बारे में निर्णय लेता है। शिक्षा मतलब उससे अच्छे परिणाम मिले तो उसे शिक्षण युक्ति चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर बुरे परिणाम मिले तो उसे अपनी शिक्षण युक्ति को चेंज करना पड़ेगा। मूल्यांकन में भी सुधार किया जाता है, टाइम टाइम पे मूल्यांकन में भी सुधार किया जाता है, कहीं हमारा मूल्यांकन का जो मेथड है वो गलत तो नहीं है, बहुत हार्श तो नहीं है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इस तरह से जो हमारे मूल्यांकन वो क्या थी, टीचिंग की जो अवस्थाएं थी वो कंप्लीट होती। टीचिंग की हमारी 3 अवस्थाएं थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या दी, शिक्षण की पूर्व अवस्था। शिक्षण की 3 अवस्थाएं थी, जिसमें शिक्षण की कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, शिक्षण की पूर्व अवस्था के बारे में जाना था, है ना। उसके बाद हमें शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, शिक्षण की बाद की अवस्था में जाना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अगर हमारा लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपकी जो भी राय है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।